तो गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का सेशन आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी वो 41,000 समथिंग पदों पर आई थी। इसमें से कम 25.5 लाख स्टूडेंट ने इसके फॉर्म को फिलअप किया है। और दूसरी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि 25 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं, जो कि 25 अप्रैल 25, 26, 27 तक आपकी चलेंगी। तो ये आपको दूसरी बात पता चल गई। अब मैं आपको बता दूं, अगर कैलकुलेट किया जाए तो मोटा मोटा आपके पास 4 मंथ का टाइम बचा हुआ है। 4 मंथ में आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, जीरो से आपको हीरो बनना है। तो जुड़ जाइए अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ और हम सभी लोग मिलकर कल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जारी करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे साथ मिलकर के अपने इस यूपी होमगार्ड वर्दी वाला अपना सपना पूरा करिए और जुट के अपनी मेहनत करिए। कैसे क्या पढ़ना है, क्या टारगेट है, कैसे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए और हम आपके प्यार को कभी, जो आपने हम पर भरोसा जताया है, तो हम अपना भरोसा भी आप पर कायम रखते हैं। 24/7 आप किसी भी टाइम हमसे कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और बात करें इन सेशन की पीडीएफ आपको आज से अब मिल जाया करेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम आपके यहाँ पर दे दिया जाएगा, पोस्ट में लिंक, आप उसको जा करके वहाँ पर इन सारी सेशन की पीडीएफ को ले लेना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। स्ट्रेटेजी और कैसे क्या टारगेट से स्टडी करना मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये जो क्लास है इसको देखिए। ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत ही सिंपल वे से विद एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डोंट वरी, हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के सेशन को और हम लोग इस सेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके यूपी होमगार्ड के सपने को कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एक सीट आपको हासिल करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर को देखकर घबरा मत जाइएगा। हम जीरो से हीरो बनने की तरफ अब कल से अग्रसर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहा है राज्य विधानसभा में 2023-2024 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। ये आपको एज इट इज 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से एक आंसर आपको करेक्ट चुनना है। राजेश अग्रवाल, दिनेश शर्मा, सूर्य प्रताप शाही या सुरेश खन्ना। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी सुरेश खन्ना को लॉक किए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सुरेश खन्ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हैं। वर्ष 2023 और 24 का वार्षिक बजट उन्होंने ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया है। बजट हमेशा याद कर लेना, वित्त मंत्री ही पेश करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर सुरेश खन्ना आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना, संपत्ति कर डिजिटल रूप से दर्ज करना, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन दर्ज करना या पुलिस गश्त या पेट्रोल पर नजर रखना। तो अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको बताना चाहूं इसके बारे में थोड़ा, तो देखिए E0 FIR का उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल स्कैम के मामलों में तेज कार्रवाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम लोग बात करें, इसमें साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को अपने आप FIR में बदला जाता है। इससे देरी कम होती है, पैसा फ्रीज कराने और जांच शुरू करने में मदद मिलती है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करने वाले सभी स्टूडेंट का अपना क्वेश्चन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ क्या होता है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए बीडीओ का अर्थ क्या होता है, बेसिक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका फुल फॉर्म भी होता है बीडीओ का। बेसिकली अगर आप जानते तो बीडीओ का फुल फॉर्म तुरंत इसको सही कर देते। इसका फुल फॉर्म दिया गया है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायतों और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन
क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं। बीडीओ जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक बार आप लोग अपनी अटेंडेंस लाइक के बटन के माध्यम से कर दीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है और आप सभी लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। इतना आप छोटा सा काम करिए, हमारे साथ कोलरेट करिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर आप लोग अपनी इस क्लास को शेयर कर देंगे तो और भी ज़्यादा हम आपके लिए खुश हो जाएंगे और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? उप विभागीय मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त, या यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंडलायुक्त जिसने चूज किया होगा बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग इक्वल टू हो जाता है डिवीजन, मंडल जिसको बोलते हैं। प्रत्येक मंडल में सेपरेट तरीके से डिवाइड होते हैं। प्रत्येक मंडल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंडलायुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर होते हैं। मंडलायुक्त जिले के ऊपर और राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं या कार्य करते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंडलायुक्त करने वाले सभी स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा उत्तर प्रदेश में किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2023 से सम्मानित किया गया? प्रकाश पांडे, भानु भास्कर, ब्रजेश सिंह या निधि सोनकर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी भानु भास्कर को क्लिक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए, कहा जा रहा है कि भानु भास्कर द टाइम ऑफ इंडिया 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को कई राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए। इनमें से भानु भास्कर को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया गया। द टाइम ऑफ इंडिया पदक सरकार के गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। इसीलिए राइट आंसर भानु भास्कर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे कह रहा है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? लॉर्ड हंटे ब्रिटिश काल के अधिकारी थे, इसीलिए स्वतंत्र भारत के संदर्भ में ये नहीं आते हैं तो ये गलत हो गया। एस श्रीपाल और लॉर्ड माउंटबेटन पुलिस महानिरीक्षक पद से संबंधित नहीं है, तब इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो बचा था आपका केवल बी एन लाहड़ी जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग फटाफट क्वेश्चन के कमेंट में आंसर दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक के माध्यम से अटेंडेंस और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड बताना मत भूलिएगा। 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है उसे क्या नाम दिया गया? राज्य रसद केंद्र, राज्य अपराध सूचना ब्यूरो या आतंकवादी डेटा बेस या राज्य लॉन्ग और रजिस्टर। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होना चाहिए, राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए कह रहा वर्ष 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराध से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं एकत्र करने के लिए विशेष शाखा बनाई गई। ये जो शाखा बनाई गई उस समय इसका नाम था राज्य अपराध सूचना ब्यूरो यानी स्टेट क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और इसके बाद ये जो शाखा का नाम बदल करके राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से इसको रख दिया गया। तो इसका आपको याद कर लेना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे कह रहा है यहाँ पर, राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें डैश कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को फिर से कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। तो इसमें क्या पुलिस जोन, पुलिस उप विभाग, पुलिस जिले या पुलिस सर्किल आता है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने पुलिस जोन को किया है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा जानकारी लें तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ा पुलिस स्तर पुलिस जोन होता है। एक पुलिस जोन के अंतर्गत कई पुलिस रेंज आती हैं, इसके बाद रेंज, जिला, सर्किल, थाना का क्रम होता है, इसलिए राइट आंसर पुलिस जोन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कह रहा आईपीएस भर्तियों के चरण एक प्रशिक्षण आमतौर पर कहां आयोजित किया गया था? चरण एक का प्रशिक्षण आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया, विकल्पों में से कोई नहीं है तो पहले विकल्प तो पढ़ लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी या
सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। तो यहाँ पर अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अधिकारियों का प्रारंभिक चरण फर्स्ट प्रशिक्षण जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA जो इसका शॉर्ट फॉर्म है हैदराबाद में होता है। यहीं पर नेतृत्व कानून व्यवस्था अपराध जांच फिजिकल ट्रेनिंग आदि बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी विकल्प अन्य सेवाओं से जुड़े रहे जैसे कि वन्य सेवा और विदेश सेवा, इसीलिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे कह रहा है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 अनुशंसा करता है कि पुलिस उप विभाग के रूप में जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए जिन्हें कहा जाता है पुलिस जिला या पुलिस जोन या फिर पुलिस सर्किल या फिर पुलिस रेंज। तो आपको पता होगा ये क्या कहलाता है पुलिस सर्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर सी, आपने मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 पुलिस प्रशासन और अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाने की सिफारिश ये करता है। इसके अनुसार पुलिस उप विभाग जैसे कि सब डिवीजन पुलिस सर्किल के रूप में ये विभाजित किया जाता है। पुलिस सर्किल में प्रत्येक पुलिस सर्किल के अंतर्गत कई थाने आते हैं, इसीलिए ये आपने पुलिस सर्किल को लॉक कर दिया है। इसमें कई सर्किल के अंतर्गत थाने आ जाते हैं एक ही केंद्र में, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या को गिरफ्तार करने में विशिष्टता वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विकल्पों में से कोई नहीं, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक या विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को करने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक जो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर जो गैलेंट्री होता है उन पुलिस कर्मियों को दिया जाता है जो असाधारण साहस वीरता दिखाते हैं, जैसे जान माल की रक्षा, अपराध को रोकना, खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार करना, सराहनीय सेवा और विशिष्ट सेवा वाले पदक सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट कार्यों के लिए होते हैं। इसके लिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कई राज्य में पुलिस को सशक्त और निहत्थे शाखाओं में विभाजित किया जाता है, रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, क्षैतिज रूप से ऑस्ट्रेलिया की तरह, लंबवत रूप से या क्षैतिज रूप से यूनाइटेड किंगडम की तरह। तो आप सभी को पता होगा ये लंबवत रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। भारत में एंड और राज्यों में पुलिस व्यवस्था जो होती है वर्टिकल डिवीजन यानी कि लंबवत विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि पुलिस को सशक्त और निहत्थे शाखाओं के रूप में नीचे संरचना के अनुसार बांटा गया है। यह व्यवस्था यूएसए या यूके जैसी क्षैतिज प्रणाली पर आधारित नहीं है, इसलिए लंबवत रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके ऐसे चल रहे हैं और एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन देखते रहते हैं और फिर बाद में जाकर के एग्जाम में फंस जाते हैं। भाई इजी क्वेश्चन का वेटेज रहता है, बट इतना भी नहीं रहता है कि आप सारे के सारे आप लोग इजी से इजी क्वेश्चन कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रखे जाते हैं। इजी रख देगा तो उसमें कंफ्यूजन कर देता है, और अगर रखेगा जो है लॉन्ग रख देगा तो आपने देखा भी नहीं होगा कभी, तो उसमें तुक्का लगाना होता है। तुक्का की स्ट्रेटेजी तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप डिटेल से जानकारी तो ले लें। जब थोड़ा डिटेल से आप लोग पढ़ लोगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो भाई हमें याद ही आ जाएगा एग्जाम हॉल में। अगर कुछ याद आ गया तो करेक्ट आंसर पर आप चले जाओगे, तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं, बाकी गलत ऑप्शन आपके सामने से हट जाएंगे। तो ये मेंटेलिटी आप लोग रख के चलिए। ये मत देखिए कि भैया सेशन जा रहा है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम सेशन को छोड़ करके दूसरे सेशन पर शिफ्ट हो जाएं। आजकल यूट्यूब भी है, विप्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें लोगों को विप्स से मतलब है, इजी से इजी आपको करवा देंगे, विप्स बटोर लेंगे और अपने उनका तो काम हो ही रहा है, आपसे क्या मतलब। तो आप लोग ट्रस्टेड आदमी के साथ, यानी कि जो आपके एग्जाम में ओरिजिनलिटी कंटेंट के साथ प्रस्तुत हो, तो उसके आधार पर चलिएगा भैया, विप्स वगैरह के आधार पर नहीं चलिएगा। तो कल से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानकारी देते रहेंगे और यहाँ पर ये आपका लंबवत रूप से करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है तो आमतौर पर डैश रैंक के अधिकारी करते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर यानी पुलिस इंस्पेक्टर, आईजी
सी डीजीपी डीआईजी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीजीपी जो होता है ये डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस होते हैं प्रत्येक राज्य में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि डीजीपी होते हैं। डीजीपी पुलिस महानिदेशक पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का मुख्य नेतृत्व करते हैं। इसमें आईजी, डीआईजी, इंस्पेक्टर ये सभी डीजीपी के अधीन वर्क करते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य तौर पर केंद्र सरकार किस अंतराल पर आईपीएस सवर्ण के संख्या बल की पुनः जांच करती है? 8 साल, 15 साल, 5 साल या 10 साल? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग 5 साल करेक्ट कर लीजिएगा। 5 साल आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस की संख्या बल समीक्षा नियमित रूप से हर 5 साल में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बल का संतुलन बनाना, पदों की भारी और नियुक्ति योजना सुनिश्चित करना। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 5 साल हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। धर्मवीर की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में हुई थी? तो आप लोग बताइए 1990 या 1950, 1970? तो आपको पता होना चाहिए 1970 के अंत में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, देखिए उत्तर ऑप्शन नंबर सी कर दिया। पुलिस आयोग यानी कि नेशनल पुलिस कम्युनिकेशन की स्थापना का उद्देश्य था कि पुलिस आधार और आधुनिकीकरण। धर्मवीर की अध्यक्षता में यह आयोग 1977 से 1981 के दौरान काम कर रहा था। आयोग ने पुलिस भर्ती परीक्षण, सेवा शर्त और प्रशासनिक सुधार जैसे सुझाव दिए, इसलिए राइट आंसर 1970 आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? राज्य सरकार, रेल मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर राज्य सरकार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। डिटेल में जानकारी थोड़ा ले लीजिए। कह रहा भारत में रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ, जीआरपी का काम रेलवे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना। जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सीधे राज्य पुलिस के अधीन काम करती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। रेलवे मंत्रालय केवल सुरक्षा नीति और प्रशासनिक दिशा देखते हैं, इस क्रम में प्रशासनिक दिशा देता है। इस क्रम में राइट आंसर राज्य सरकार ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है प्रत्येक जिला इकाई में पुलिस को कानूनी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक या अधिक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करना निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार, अपनी निजी हैसियत से पुलिस निरीक्षक, उच्च न्यायालय या संघ सरकार? तो अगर मैं बात करूं राज्य सरकार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट देंगे उनका सही हो जाता है। राज्य सरकार में क्या होता है, राज्य सरकार ही प्रत्येक जिला पुलिस इकाई में कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर नियुक्त करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें इसका उद्देश्य है पुलिस को कानूनी मामलों से मार्गदर्शन देना, अपराध और जांच के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना। निजी पुलिस निरीक्षक या उच्च न्यायालय इस नियुक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, इसलिए राज्य सरकार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा पुलिस बल के पुनर्गठन पर पन्ना भैया समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पर पन्ना भैया समिति की स्थापना 1950, 1947 या 1975 या 2000? तो 1975 में पन्ना भैया समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं पन्ना भैया समिति का गठन वर्ष 1975 में किया गया था। उद्देश्य था राज्य पुलिस बल के पुनर्गठन के सुधार के सिफारिश देना। इसका उद्देश्य था राज्य पुलिस बल के पुनर्गठन और सुधार के लिए सिफारिश देना। समिति ने पुलिस प्रशिक्षण, भर्ती, सेवा और प्रशासनिक सुधार पर कई सुझाव दिए। तो यहाँ पर 1975 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देगा। आप लोग कहेंगे यहाँ पर वर्ड में दिक्कत है, ये टाइपिंग एरर हुई है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 13 में कहा गया है कि शर्तों के अधीन पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात एक अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल है कितना? ये 6 साल, 2 साल या 10 साल, 8 साल? तो यहाँ पर आपको देख करके बताना ये कार्यकाल कितना है। तो अगर ये कार्यकाल पूछा जाए तो 2 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 सेक्शन 13 में यह निर्देश है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को पुलिस स्टेशन में
कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह होता है कि पुलिस स्टेशन के कामकाज में निरंतरता और अनुभव सुनिश्चित करना और अपराध और जनता की समस्याओं के निराकरण में स्थिर नेतृत्व देना। 6, 8 या 10 साल नहीं, केवल 2 साल न्यूनतम तय किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कितनी सशस्त्र बटालियनें मौजूद थी? तो यहाँ पर 33 थी, 3 थी या 330 या 33,000। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या इसका राइट आंसर देंगे? राइट आंसर जो भी स्टूडेंट्स इसको लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आर्मेड बटालियन का मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और संवेदनशील स्थिति में तैनाती करना है। 31 दिसंबर 2023 तक कुल 33 सशस्त्र बटालियनें यूपी पुलिस में सक्रिय थीं। इन बटालियनों का इस्तेमाल शहरों और ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक सुरक्षा, विशेष ऑपरेशन और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसीलिए राइट आंसर 33 बटालियनें आपकी सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस उप निरीक्षक के पद पर भर्ती डैश के माध्यम से की जाएगी। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड या संघ लोक सेवा आयोग, न्यायाधीशों का कॉलेजियम या राज्य लोक सेवा आयोग। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग आपका सही आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में यह स्पष्ट किया गया है कि डीएसपी पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर जैसी वरिष्ठ पुलिस पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि भर्ती निष्पक्ष, योग्य और पारदर्शी होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी केवल आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, राज्य पुलिस के लिए नहीं है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार एक महिला एक बाल संरक्षण डेस्क डैश विद्यमान होनी चाहिए, केवल एसपी कार्यालय में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, केवल डीआईजी कार्यालय में या प्रत्येक शहर में। तो इसकी अगर बात करें तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के अनुसार महिला और बाल संरक्षण डेस्क जो होता है इसका उद्देश्य महिला और बच्चों के अपराधों की त्वरित शिकायतें लेना, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। इसीलिए यह हर पुलिस स्टेशन में स्थापित की जानी चाहिए, न कि केवल एसपी, डीआईजी या शहर स्तर पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने सही हो जाते हैं। अगला पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के डैश वरिष्ठतम अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी 6, 5 या 4 या 3। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 3 नियुक्ति होंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मॉडल एक्ट 2006 के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए 3 वरिष्ठतम अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सबसे अयोग्य और अनुभवी अधिकारी डीजीपी के पद पर नियुक्त हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूं तो देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए डैश से सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। प्राइम मिनिस्टर्स राइफल्स, प्रेसिडेंट्स कलर्स या बेरेट कैंप या भारत रत्न। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यह पुलिस या सैन्य इकाइयों को उत्कृष्ट सेवा, साहस और योगदान के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाकी विकल्प जैसे प्राइम मिनिस्टर राइफल्स और बैरेट कैप, भारत रत्न इस संदर्भ में बाकी सही नहीं है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है। ये पुलिस प्रशासनिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये आपको करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्नि मिशन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या उत्तर प्रदेश पुलिस या केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तो अगर इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक भी किया होगा। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा यूपी फायर सर्विस जो है ये निगरानी और प्रशासन राज्य पुलिस विभाग के अधीन होता है। इसका उद्देश्य है अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना, आपातकालीन राहत और बचाव कार्य करना। अन्य विकल्प जैसे कि एमएसएमई मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय इस सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो आपके राइट नहीं है। तो इस क्रम में वो गलत आंसर के साथ चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है 31 दिसंबर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग का क्षेत्राधिकार कितने जिलों पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 31 दिसंबर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का क्षेत्राधिकार कितने जिलों पर है? 5, 75, 750 या 1750। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपको पता भी होगा ये कितने जिलों पर है।
फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये 75 जिलों पर हैं। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 75 सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2023 तक कुल 75 जिले थे। यूपी पुलिस विभाग का क्षेत्राधिकार इन्हीं 75 जिलों में फैला हुआ है। यानी कि अगर इनकी संख्या बात करें तो ये 5750 या 1750 जैसे विकल्प प्रशासनिक संरचना के अनुसार गलत हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर 75 जिले आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार स्टेशन हाउस अधिकारियों को यहाँ पर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। रैंक आपको कर लेना है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हुई है। डीआईजी, पुलिस उप निरीक्षक, आईजी या पुलिस अधिनिरीक्षक। तो अगर बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया होगा, पुलिस उप निरीक्षक। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ का पद पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य थाने का नेतृत्व अनुभवी अधिकारी के हाथ में रहे, कानून व्यवस्था और जांच की गुणवत्ता बेहतर हो। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। पुलिस सेवा अधिनियम 1954 में कहा गया कि क्रॉस तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ डैश के नामित हैं। तो 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी पुलिसकर्मी चयन श्रेणी में पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक या जिला पुलिस अधीक्षक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर पुलिस महानिदेशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक के साथ। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईपीएस यूनिफॉर्म रूल्स के तहत उनमें विभिन्न रैंकों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित हुए हैं। क्रॉस तलवार और डंडा जो कि यहाँ पर पुलिस का प्रतीक है, जब यह राज्य प्रतीक स्टेट इम्बल के साथ एक साथ लगाया जाता है तो यह पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पद का चिन्ह होता है। एसपी, डीआईजी, आईजी आदि के लिए अलग अलग स्टार चिन्ह निर्धारित हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। पुलिस सेवा यानी वर्दी नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ डैश के लिए नामित हैं। अगर बात करें 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी पुलिसकर्मी या चयन श्रेणी में पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक या जिला पुलिस अधीक्षक। तो अगर मैं बात करूं तो ये पुलिस महानिदेशक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। और यहीं पर अगर इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो कह रहा आईपीएस यानी कि यूनिफॉर्म रूल 1954 में विभिन्न रैंकों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। क्रॉस तलवार और डंडा जो है ये पुलिस का प्रतीक है। जब यह राज्य प्रतीक के साथ एक साथ लगाया जाता है तो यह पुलिस महानिदेशक के पद का चिन्ह होता है। जैसे एसपी हो गया, डीआईजी हो गया, आईजी आदि के लिए अलग अलग स्टार चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर अगर सी आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। इस क्रम में अगले क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश न्यूनतम वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए प्राप्त है। 13, 18 या 10 या 12। तो इसमें से अगर आपने किया है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये आपका 10 होता है। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। पुलिस मॉडल फॉर मैट्रियस सर्विस जो होता है, पुलिस बल में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाता है ये पदक। यह पदक हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। और 13, 18 या 12 वर्ष की शर्त पर इस पद के लिए निर्धारित नहीं है। ये 13 और 18 या 12 वर्ष की शर्त इस पद के लिए निर्धारित नहीं है। तो इसलिए 100% सही उत्तर आपका 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी। तो ये जांच अगर पूछी जाए किसके द्वारा की जाती थी, विशेष जांच शाखा, सहकारिता, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सीआईडी या सीआईएसएफ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जांच जो होती थी ये पुलिस अधीक्षक सीआईडी के द्वारा होती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। 1962 से पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच होती थी, जिसमें सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक एसपी सीआईडी द्वारा की जाती थी। 1962 के बाद भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेषीकृत व्यवस्था एंटी कॉर्पोरेशन सेटअप
और मजबूत किया गया। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे? बीपी माधव, एई कैफीन, या बीएन लाहिड़ी, या जेएस परूचा। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी बीएन लाहिड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय इंडियन पुलिस महानिदेशक आईजीपी बने थे। बीएन लाहिड़ी जो थे ये इससे पहले उच्च पुलिस पदों पर आधिकारिक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त रहे, और बीएन लाहिड़ी का नियुक्त होना स्वतंत्र भारत में पुलिस प्रशासन के भारतीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी बीएन लाहिड़ी को लॉक किया है। अगर मैं बात करूं भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी, 1947 के बाद उत्तर प्रदेश में जो पहले भारतीय इंडियन पुलिस के महानिरीक्षक आईजीपी बने वो बीएन लाहिड़ी बने थे। इससे पहले उच्च पुलिस पदों पर अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे। बीएन लाहिड़ी का नियुक्त होना स्वतंत्र भारत में पुलिस प्रशासन के भारतीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आईपीएस संवर्ग के पदों को डैश से अधिक अवधि के लिए खाली नहीं रखा जा सकता है। 6 महीने, 30 दिनों, या 2 महीने 4 दिन। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पुलिस की दैनिक भूमिका में शामिल नहीं है? कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखना और लागू करना, निजी संपत्ति का सुरक्षा गार्ड बनना, सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और संरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निजी संपत्तियों का सुरक्षा गार्ड बनना हो जाता है करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही। पुलिस की मुख्य और दैनिक भूमिकाएं होती हैं कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखना और लागू करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, अपराध की रोकथाम और जांच करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, निजी संपत्ति का सुरक्षा गार्ड बनना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा उत्तर प्रदेश की पुलिस आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व आमतौर पर डैश द्वारा किया जाता है? SP/EOW, IG/EOW, या निरीक्षक/EOW, या DG/EOW। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है IG/EOW, इंस्पेक्टर जनरल आर्थिक अपराध शाखा होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा या विभाग आर्थिक अपराधों जैसे धोखाधड़ी, सरकारी धन की हेराफेरी, घोटाले, भ्रष्टाचार आदि की जांच करता है। इस शाखा का नेतृत्व आमतौर पर IG रैंक यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अधिकारी करते हैं। इसके अधीन SP, ASP और निरीक्षक स्तर के अधिकारी काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आज की इस सेशन में आपके टॉप इतने क्वेश्चन थे। तो ये कैसी लगी क्लास एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर कार्ड आपका गया है। तो कल से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लेने के लिए हो जाइए तैयार, कमर कस के रखिएगा अपनी, और डाटा और दिमाग दोनों लेकर के उपस्थित होइएगा। कल से आपकी क्लासेस आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे और शाम टाइम में प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो कि MCQ के प्रैक्टिस सेट होंगे। सुबह टाइम में आपके सिलेबस, शाम टाइम में उसका प्रैक्टिस सेट। कैसी लगेगी क्लासेस एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।